नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर में बोला गया डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो सभी लोग डिक्टेशन लिखेंगे, उसको रीडिंग करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com, या नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। रेडी, 5 सेकेंड टेस्ट डिक्टेशन है। सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कम मात्रा में चावल मिलने के कारण केरल की जनता का क्रोधित होना स्वाभाविक ही है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी लोगों को केंद्र के विरुद्ध उकसाया। यह बात अलग है कि जब लोग भड़क गए तो उन्होंने दमन की धमकी दी, जिससे परिस्थिति और भी बिगड़ गई। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वह बहुत ही खेदजनक है। कुछ लोग एक प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए अधिकारियों के पास जा रहे थे। यदि कोई अधिकारी स्मृति पत्र ले लेता और सहानुभूति के साथ जनता की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दे देता तो शायद परिस्थिति नहीं बिगड़ती। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सरकार की अकड़ ने वहां की जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया। राज्य सरकारें किस तरह से क्षेत्रीय छत्रप की भांति काम करती हैं, इसका यह एक उदाहरण है। वहां के लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से उन क्षेत्रों में चावल की कमी है। यह बात नहीं है कि सरकारी गोदाम में चावल नहीं है, लेकिन जो चावल सरकारी गोदाम में पड़े हुए हैं वह जनता में वितरण के लिए नहीं लाया गया। चावल की कमी के साथ मिट्टी के तेल की कमी भी बताई गई। तब लोग उत्तेजित हो गए और फिर जो कुछ भी वहां हुआ वह सबके सामने है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार कुशलता से परिस्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न करती तो यह घटना नहीं घटती। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए वहां गोलियां चलवाई गई, जिसके विरोध में दूसरे दिन विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला। मैं खाद्य मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे राज्य सरकारों को यह बात अच्छी तरह समझाएं कि अब देश में अन्न का अभाव नहीं है और शासन सबको उचित मात्रा में पर्याप्त अनाज देने की स्थिति में है। यदि लोग उत्तेजित होते हैं तो कुशलता का परिचय देते हुए उन्हें समझाएं। मेरा स्पष्ट मत है कि जब तक किसी अधिकारी के या पुलिस वाले के मारे जाने का खतरा न हो तब तक गोली नहीं चलनी चाहिए। जनता सरकार के प्रति थोड़ा सा रोष प्रकट करे और
पुलिस गोली चला दे, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मुझे पता चला है कि जहां गोलियां चलाई गई वहां गोली चलाने का आदेश देने के लिए कोई मजिस्ट्रेट भी नहीं था। ऐसे में जनता की भावनाओं को नियंत्रित करना बड़ा कठिन होता ही है। सरकार को परिस्थिति का मुकाबला बड़ी सहानुभूति के साथ करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समय मुख्य समस्या अनाज के वितरण की है। देश में जितने अनाज की उपज होती है, क्या उसे ठीक तरह से बांटा जा रहा है? जब हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान क्षेत्रीय प्रतिबंधों की ओर जाता है। मैंने सरकार से अनाज वितरण की व्यवस्था को समाप्त करने की बात पर प्रश्न किया था, तो मुझे जो उत्तर मिले वे संतोषजनक नहीं थे। उपाध्यक्ष जी, मुझे आप क्षमा करें। हमें हर तरह की राय देने वाले विशेषज्ञ मिल सकते हैं। जिस प्रकार अदालत में किसी मामले को लेकर मुद्दई की तरफ से लड़ने के लिए हर तरह के वकील मिल जाते हैं, उसी तरह किसी पक्ष को खुश करने के लिए भी हर तरह के विशेषज्ञ मिल जाते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि पिछड़ी जाति, निर्बल वर्ग और महिला वर्ग की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। महोदय, मुझे लगता है कि जो लोग आदिम जातियों के हित में अपने अपने तरीकों से कार्य करने में लगे हुए हैं, उन्हें उनके सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफी परिचय हो गया होगा। आज इस सम्मेलन में इस बात पर गंभीरता से विचार हुआ है कि इन बड़ी बड़ी समस्याओं पर भारत के संविधान ने देश की सरकार को क्या-क्या अधिकार दिए हैं। अपने इस अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार ने विशिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। आदिम जातियों के हितार्थ कार्य करना उनके जीवन का उद्देश्य है, किंतु यह समस्या इतनी उलझी हुई और जटिल है कि इसके लिए अन्य अनेक विचारवान व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए ताकि इस समस्या के स्वरूप को अधिक स्पष्ट रूप से समझने तथा इसको शीघ्र सुलझाने के उपाय ढूंढ सके। भारत में अनुसूचित जनजातियों के नाम से ज्ञात लोगों की संख्या लगभग 7 करोड़ है। वे समस्त देश में फैले हुए हैं, किंतु उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और
राजस्थान आदि राज्यों में निवास करता है। उनमें उनसे संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिन्हें समझ-बूझ के साथ हल करना आवश्यक है। वे देश की अन्य जनसंख्या से बहुत बातों में भिन्न हैं। उदाहरणार्थ उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके रीति रिवाज भिन्न हैं, उनके रहन सहन का तरीका भी अलग है और यह कहा जा सकता है कि वे इन विभेदों के कारण अन्य लोगों में सहज में ही पहचाने जा सकते हैं। वे लोग एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 90 से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।